साउंड आ रही है? साउंड तो आ रही है। ये गड़बड़ हो गया, ये कैसे हुआ गड़बड़ समझ में नहीं आया। लेकिन हेलो, चलो जैसा भी दिख रहा है अच्छा है, सुंदर है, सस्ता है, टिकाऊ है। तो आयनिक बॉन्ड चल रहा था हमारा। आज बेटा नया चैप्टर आज नहीं हो पाएगा चालू। आयनिक बॉन्ड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। मंडे से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा, जो चीजें मुझे लगता है कि और ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन समय लिमिट के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे। हाँ, लेकिन नीट लेवल का जो भी है वो सब हो चुका है खत्म। नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम चालू होगा। सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे थे कल। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, डायरेक्ट बात करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1, लेटाइस एनर्जी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बेटा लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा आपस में बिल्कुल गुथा हुआ है ना, लपक के एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ओरिजिनल जितना ज्यादा जुड़ा होगा स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो लेटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, मोर द लेटाइस एनर्जी लेस द सॉल्युबिलिटी। सेकंड फैक्टर इज, अच्छा यहीं पे लिख देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटाइस एनर्जी। वो आप जानते हो कौन से होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, it is energy released when bonds are formed, when non-valence bonds, non-valence bond क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। non-valence bond मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है बेटा। it is energy released when non-valence bonds are formed between, it is the energy released when non-valence bonds are formed between water and cation and anion। कैसे? जब मान लो तुमने NaCl पानी के अंदर डाला है ना, पानी के अंदर NaCl डाला तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा वो। तो Na प्लस के चारों तरफ वाटर का O नेगेटिव वाला पार्ट आकर के डांस करने लग जाएगा, और वो इसके साथ इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, नॉन वैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएगा। मतलब एक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इसी प्रकार बेटा क्लोराइड से,
वाटर का H+ वाला पार्ट आकर के जुड़ेगा। जुड़ेगा। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, इन सबको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब आपको ये दिखाई दे रहा हो तो कोई भी प्रोसेस तब होता है जब एनर्जी डिक्रीज होती है ना। इस दौरान आपने लेटाइस तोड़ा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, और इस दौरान बॉन्ड नए बने हैं, पुराने बॉन्ड टूटे हैं, Na+ और Cl- के बीच का बॉन्ड टूटा है और उसके स्थान पे अब नए बॉन्ड बने हैं। तो कल मैं आपको ये बात समझा चुका था कि नए बॉन्ड यदि खूब स्ट्रांग बने हैं एज कम्पेयर टू पुराने बॉन्ड जो थे, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। लेकिन यदि पुराने बॉन्ड स्ट्रांग थे और नए बॉन्ड कम स्ट्रांग बने हैं तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी यदि ज्यादा हुई तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप इसके बाद लिखना, और आप लिखोगे हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to S, that is solubility। ठीक है बेटा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है सबको समझ में आ गया? हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है सबको क्लियर है बात? थोपो जल्दी। चुप चुप जल्दी जल्दी चुप जल्दी जल्दी लिखती इसको, है ना। तो बता दो बेटा। ठीक। अब अपन पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें से हमने देखा एक फैक्टर, एक चीज जो है सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रही थी और एक चीज सॉल्युबिलिटी को गिरा रही थी, है ना बेटा। ठीक है ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, it is directly proportional to solubility. More the hydration energy, more the solubility. Factors on which hydration energy depends, वो फैक्टर जिन पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अब आप देख रहे हो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सोचो, यदि चार्ज ज्यादा होगा एनाइंस पे तो वाटर ज्यादा लपकेगा उनकी तरफ, है ना, बोलना पड़ेगा। Na+ था चार्ज, तो वाटर का O- वाला पार्ट उसकी तरफ लपका। मान लो Mg++ होता तो वाटर का O- वाला पार्ट और ज्यादा लपकता उसकी तरफ। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा आकर्षण। So hydration energy is directly proportional to charge and inversely proportional to size। फंस गए यार। दो फैक्टर पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, याद करो। लेटाइस एनर्जी is inversely proportional to solubility and lattice energy is directly proportional to charge and inversely proportional to size। मतलब ऐसा कैसे यार? तुम अपना कॉमन सेंस लगा लो, पूरा फैक्टर तो समझा दिया।
लेटाइस एनर्जी काय पे डिपेंड करती है? चार्जेस के अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो साइज जितना बड़ा होगा, पूरी रामायण बोल दिया, बोल रहे हो ऐसे कैसे? दिमाग लगाओ ना यार, खुद का दिमाग भी तो लगाओ थोड़ा सा। ये कल समझा दिया तो पूरा, लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और ये भी पूरा आज समझा दिया। अब क्यों पूछ रहे हो ऐसे कैसे? अब ये फैक्टर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा रहा है और ये फैक्टर सॉल्युबिलिटी को गिरा रहा है, और दोनों की प्रोपोर्शनलिटी भी एक जैसी है। क्लियर? दोनों की प्रोपोर्शनलिटी भी एक जैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब सब कुछ एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी डाउन द ग्रुप जाने पे हमको क्या पता। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा। अब साइज के बढ़ने से दोनों फैक्टर गिरेंगे, साइज के फैक्टर के बढ़ने से दोनों फैक्टर गिरेंगे, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बढ़ाने वाला फैक्टर ज्यादा गिरा कि गिराने वाला फैक्टर ज्यादा गिरा, इस पे डिपेंड करेगा कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। एक पिक्चर थी, उसका नाम था, सरदार बना था उसमें वो कपूर, क्या नाम था, रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह पिक्चर देखी तुमने? रॉकेट सिंह पिक्चर देखी? देखी होगी, बड़ी फेमस और अच्छी पिक्चर थी रॉकेट सिंह। उस पिक्चर के अंदर, जिनने देखी है मुबारक हो उनको, जिनने नहीं देखी कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लो। उस पिक्चर के अंदर रणबीर कपूर से उसका बॉस ये बात बोलता है कि इंसान के अंदर ऊपर जाने वाले भी फैक्टर होते हैं और नीचे जाने वाले भी फैक्टर होते हैं। जो फैक्टर आखिरी में डोमिनेट कर जाता है वो डिसाइड कर देता है इंसान कहां जाएगा। वो पिक्चर की बात थी, रियल में भी यही होता है। तुम सबके अंदर भी रॉक स्टार नहीं थी यार, जो मैंने बोली वो वाली थी। मैंने कौन सी बोली? रॉकेट सिंह बोली थी, रॉकेट सिंह। समझ ला। अब आप मेरी बात को ध्यान सुनो, ये ऑप्शन में नहीं आएगा कि पिक्चर का नाम क्या था, आप तो मूल बात पे ध्यान दो कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है। हर एस्पेक्ट में लाइफ के कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है ना? वही कॉन्ट्रडिक्शन इधर लगा हुआ। एक फैक्टर बढ़ाने वाला है, एक फैक्टर घटाने वाला है। लेटाइस एनर्जी चाह रही है कि मैं इस बॉन्ड को नहीं टूटने दोगे, हाइड्रेशन एनर्जी चाह रही है कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी। और आप यदि रियल लाइफ में एक बात देखो, रियल लाइफ में एक बात देखो आप, तो लेटाइस एनर्जी भी उन्हीं फैक्टर्स के कारण बढ़ती है जिन फैक्टर्स के कारण हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि है तो दोनों अट्रैक्शन ही भाई। अंग्रेज बीपीएस लंदन से इधर आया, अंग्रेज बीपीएस लंदन से इधर आया, तो यहां वो कब घुल मिल जाएगा? जब आपसे उसको बहुत प्यार मिला। यहां कब घुलेगा मिलेगा नहीं? जब लंदन से प्यार ज्यादा मिला। तो है तो एट द एंड ऑफ द डे बात तो प्यार की चल रही है। जो ज्यादा प्यार दे देगा उसके आधार पर बात हो जाएगी, खत्म बात। नफरत दोगे तो फिर नहीं घुलेंगे मिलेंगे। आई होप सो एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस मच। और जिसने पूछा था कैसे, उसको भी समझ में आ गया होगा कैसे। ठीक है? तो अब ऐसी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी मतलब अब ये हुआ, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सीरीज ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सपोज लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल, solubility of small size, solubility of salt containing small size anions increases down the group। मैं आपको सबसे सरल बात बता रहा हूं, increases डाउन द ग्रुप, क्योंकि यह है कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन जो ट्रिक बता रहा हूं इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग स्मॉल साइज एनाइन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एग्जांपल, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। फ्लोराइड स्मॉल साइज एनाइन होता है, ऑक्साइड OH नेगेटिव, हाइड्रो ऑक्साइड होता है, हाइड्रो ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल लिख देता हूं, LiF की सॉल्युबिलिटी कम होगी NaF से, कम होगी KF से, कम होगी RbF से, कम होगी CSF से। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? बढ़ रही है। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे कि
यदि बात की जाए तो सेकंड डे के फ्लोराइड लें तो वहां पे एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो एक्सेप्शन है बेरिलियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन ये तो एक्सेप्शन है, चलो एक्सेप्शन को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। कैसी होती, BaF2 SrF2 का F2 और MgF2, करेक्ट है। इसके बाद बेरिलियम फ्लोराइड आना चाहिए था, नहीं आया, वो नंबर 1 पे पहुंच गया। दिस इज ए एक्सेप्शन, यू हैव टू रिमेंबर दैट। अभी जितनी आपकी केमिस्ट्री की समझ है उसके हिसाब से मैंने लिख दिया एक्सेप्शन। यदि आपकी समझ थोड़ी सी और ज्यादा होती, पोलराइजेशन वगैरह टॉपिक कंप्लीट हो गया होता, तो मैं कहता यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर इंड्यूस हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ये बात भी मैं तब कह पा रहा हूं जब मेरे को रिजल्ट पता है, मतलब है एक्सपेरिमेंटली, बट वंस आई नो द रिजल्ट मैं उसका रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि BeF2 में ऐसा क्यों हुआ। कुल मिलाकर के BeF2 में ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें कोवलेंट करेक्टर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, थोड़ी देर रुको, अभी पोलराइजेशन आएगा तब होगा। बेटा ना आप लोग बोलते बहुत ज्यादा हो, मैं बताऊं मेरे को पसंद नहीं है ये चीज। मेरे को जो पढ़ाना है वो मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये बच्चा है, वो बच्चा है, पोलराइजेशन अरे अपने ऑर्डर में आता है। अब जब तुम लोग बोलते हो तो मैं उसको पढ़ने में लग जाता हूँ और फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ उसको पढ़ करके। नो सुपर कमेंट्स, मैं बताऊंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, पोलराइजेशन टॉपिक बाद में आएगा, एक साथ कैसे पढ़ा दूं। अभी आपने 3-4 बार ये कमेंट कर दिया, तब जाकर के मैंने आपको बोला है कि प्लीज डोंट कमेंट इन बिटवीन। नाउ MgF2 लेस देन CF2, SrF2, BeF2 और BeF2, पोलराइजेशन आगे जाके आएगा, फजन्स रूल्स आगे जाके दिया हुआ, एक साथ सारे टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं भाई। ओके चलो, तो दिस इज दिस। और यदि कोई बोल दे तो उसने बोल दिया BaO इज मोर देन SrO is more than cow is more than MgO is more than beryllium oxide। अब जरा कॉमन सेंस से एक पॉइंट हम लिखते हैं यहां पर, ध्यान देना मेरी बात को, कि इन सभी केसेस में क्या हुआ है। अच्छा एक बताओ, इन सभी केसेस में डाउन द ग्रुप जाने पे लेटाइस एनर्जी बढ़ी कि घटी। अब देखें आप अपना काम कितना ईमानदारी से करते हो। डाउन द ग्रुप जाने पर लेटाइस एनर्जी बढ़ी कि घटी। भाई साइज बड़ा होगा, लेटाइस एनर्जी कम हो जाएगी, सिंपल सिंपल इट इज, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ी कि घटी। हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ी कि घटी, वो भी अब देखो, अब बोल रहे बढ़ी, एक दो बच्चे बोल रहे हैं, जब पता है दोनों एक ही फैक्टर से डिपेंड करता है, ये और ये दोनों एक जैसा ही है, तो वो भी घटी, दोनों ही घटी, पर सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि एक ज्यादा तेजी से घटी होगी। समझे कि नहीं समझे, दोनों घटी, दोनों ही फैक्टर घटे, क्योंकि दोनों एक ही फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, दोनों साइज के इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा तेजी से घटी, वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ी कि घटी। क्लियर है बेटा इतनी बात, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। मान लो इस देश में हर आदमी की इनकम घट गई, जो कि घट ही रही है, हम बरसों से देख रहे हैं। अलग अलग चीजें कभी भी हमारे जीवन में आ जाती हैं, कभी हमको कुछ थमा देते, कभी कुछ थमा देते, लेकिन कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि पहले से कमाई लोगों की घट गई है, ये तो मानना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। पहले से घट गई हम सबकी कमाई, पर कुछ लोग रिलेटिवली, मान लो सबकी घट गई, मान लो बेटा, मानने में क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे ये सत्य नहीं है कि सबकी घट गई है, लेकिन हमारे और तुम्हारे जैसे कॉमन लोगों की घट गई है, बड़े लोगों की बात नहीं करें, उनकी तो बढ़ गई है बहुत ज्यादा, लेकिन अपने अपने जैसे कॉमन लोगों की बात करते हैं ना, अपने जैसे कॉमन लोगों की बात करते हैं, हम लोगों की कमाई का क्या हुआ। बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे, उनके पास बहुत सोर्सेज है, वो तो कहीं से भी कमा लेंगे, है ना बेटा। उनकी तो बड़ी है इनफैक्ट लॉकडाउन में, लेकिन हम जैसे गरीब लोग, तुम्हारे जैसे गरीब लोग, हम लोग की तो कम हुई है। हाँ ना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो। सबके घर में ये बात स्थिति सही होगी ना, सभी के घर में यही स्थिति होगी ना, कि पहले यदि 10 रुपए कमाते तो आज की में 6 कमा रहे होंगे, 7 कमा रहे होंगे, सबकी स्थिति यही। अब सभी की तो घटी, सभी की तो घटी, सभी की तो घटी, लेकिन रिलेटिव अमीर और रिलेटिव गरीब तो हो सकते हैं ना यार। मान लो मेरी 5 रुपए घट गई, तुम्हारी 2 रुपए घटी, तो तुम मुझसे रिलेटिव अमीर हो गए ना यार। क्लियर है इतनी बात, बस यही फैक्टर इधर लग रहा है।
सॉल्युबिलिटी बढ़ी या घटी किस चीज पे? उसको पकड़ के रखने वाला फैक्टर भी गिरा और उसको घोलने वाला फैक्टर भी गिरा, लेकिन पकड़ के रखने वाला फैक्टर ज्यादा तेजी से यदि गिरा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और घोलने वाला फैक्टर यदि ज्यादा तेजी से गिरा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अब जिसको नहीं आया समझ में, इसी को बार बार सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। कॉमन सेंस के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आ गया ना? शाबाश। तो अब इतनी बात सबको क्लियर है। बढ़ाने वाला जो फैक्टर था, इसका मतलब मैं यहां पर लिखूंगा इन above examples as we move down the group, both, इधर लिखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटाइस एनर्जी डिक्रीजेस, बट सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ज्यादा तेजी से कौन गिरा? लेटाइस एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली, बट लेटाइस एनर्जी डिक्रीजेस मोर रैपिडली। अब सुनो बेटा, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे? एक बात पूछ सकता है ऑर्डर, और दूसरा रीजन। दोनों मैंने आपको बता दिए, दोनों याद करा दिए आपको एक ही सिंगल सेंटेंस से। क्या सिंगल सेंटेंस आपने पढ़ा? स्मॉल साइज एनाइंस के लिए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। क्या ये याद कर लोगे इतना? स्मॉल साइज एनाइंस के लिए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। अब लार्ज साइज एनाइन के लिए क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा। लार्ज साइज के लिए क्या होगा? इसका ठीक उल्टा, मतलब सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? कम होगी। अबे इधर बढ़ी है तो उधर उल्टा है ना क्या? जब इधर बढ़ी है उधर उल्टा है, मतलब उधर डिक्रीज हुई होगी लार्ज साइज में। और एक्सेप्शन याद कर लेंगे, खत्म बात। जैसे यहाँ एक एक्सेप्शन है, इसको हमने याद कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो जल्दी, एकदम सरल बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सरल। सिर्फ 2 सेंटेंस में सॉल्युबिलिटी खत्म कर रहा हूं। छोटे वाले में बढ़ी और बड़े एनाइंस में घटी। इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। मैंने आपके लिए बहुत सरलतम चीज बना दी। बिठा दो इसको, बेटा। चले 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 चले। ओके, तो जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं और सुखा रहा हूं, तब तक आप लोग बार बार अपने मन में मनन कर लें इस बात का कि स्मॉल साइज एनाइन कौन से होते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पे स्मॉल साइज एनाइंस में सॉल्युबिलिटी का क्या होता है। वैसे तो ये याद हो जाएगा लिटरेचर में, क्योंकि ये बहुत बार आएगा, अभी एस ब्लॉक में भी आएगा, पी ब्लॉक में भी आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इधर ही याद कर लो, जिससे जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आप खुद ही बोलोगे कि सर मजा आ गया, सब तो हमको पहले से ही आता है। और यही फैक्टर्स केमिकल बॉन्डिंग के लगेंगे उसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलो भाई, अब और लार्ज साइज एनाइंस, solubility decreases down the group. Since hydration energy decreases more rapidly, then lattice energy, then
लेटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन गिराने, वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाला फैक्टर ज्यादा तेजी के साथ कम हो गया है ना बेटा। एक ही सेंटेंस है, उसी को घुमा फिरा करके लिख रहा हूँ। छोटे साइज वाले में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, छोटू में डाउन द ग्रुप क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, छोटू में डाउन द ग्रुप क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, करेक्ट है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब लेटाइस एनर्जी ज्यादा तेजी से गिर रही है। इंक्रीज हो रही है मतलब लेटाइस एनर्जी ज्यादा तेजी से गिर रही है, ठीक है। लार्ज साइज में क्या होता है, लार्ज साइज में क्या होता है, लार्ज साइज में क्या होता है, डिक्रीज होती है, लार्ज साइज में डिक्रीज होती है, करेक्ट है, करेक्ट है। लार्ज साइज में क्या होता है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है बताओ, क्योंकि कौन ज्यादा तेजी से गिरती है, कौन ज्यादा तेजी से गिरती है, लेटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से कम होती है, लेटाइस एनर्जी नहीं भाई, हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना, तो बढ़ाने वाला फैक्टर ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। अब यही फैक्टर, यही बात बार बार अपने आप रिपीट करते रहो, मैं नहीं रटाऊंगा आपको, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि मैं बैठ के आपको ये चीज रटाता रहूं, ये काम आपका है कि आप अपना दिमाग लगाओ, जो मैंने बोला है वो याद करो। तो इतनी बात हो गई, करेक्ट है। अब सुनो, solubility decreases down the group since hydration energy decreases more rapidly than the lattice energy, ठीक है। आप चाहो शॉर्ट फॉर्म जो बनाना बनाओ, आपकी मर्जी है ना। ली ज्यादा तेजी से गिरता है, सॉल्युबिलिटी जब बढ़ती है तो ली ज्यादा तेजी से गिरता है। अब ली आपने किसी का नाम रख दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, ली ज्यादा तेजी से गिरा, समझे। और ही ज्यादा तेजी से गिरा जब सॉल्युबिलिटी घट गई, ही ज्यादा तेजी से गिरा जब सॉल्युबिलिटी घट गई। आप जैसे चाहो वैसे याद कर लो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन सब्जेक्ट अलग चीज होती है, वो पढ़ाने दो, है ना। ये सब तो फालतू की बात है, जो कोई भी कर सकता है ना। देन लेटाइस एनर्जी, ओके। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, क्या हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ लार्ज साइज एनाइंस, एग्जाम्पल ऑफ लार्ज साइज एनाइंस। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, ठीक है, डाइक्रोमेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, दुनिया भर के एक्सेट्रा। मतलब कहने का वो तीन छोटे वाले छोड़ दो, उसके अलावा सब बड़े ही होते, ठीक है। परमैंगनेट, मैग्नेट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वो तीन छोटे वाले छोड़ दो, उसके अलावा सब बड़े ही। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बेटा, है ना। अब इसमें आप मार तमाम चीजें लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो ये है, solubility of beryllium sulfate is more than magnesium sulfate, is more than calcium sulfate, is more than strontium sulfate, is more than barium sulfate। बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, एब्सोल्युटली इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है बेटा। अब इसमें एक और चीज आएगी आगे चल के, कौन से सल्फेट पानी में एक्चुअली सॉल्युबल होते हैं। ये तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, लेकिन एक चीज और होती है कि इसमें से कौन पानी में एक्चुअली घुलता है और कौन नहीं घुलता है। तो ये तीन नहीं घुलते हैं और ये दो घुलते हैं, लेकिन ये सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर है, लास्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 12th क्लास। तो खैर ये डर हो गया, ठीक है ना। इनफैक्ट इसमें बात लिखी रहती है कि लेटाइस एनर्जी डाउन द ग्रुप लगभग सेम बनी रहती है, गिरती है लेकिन बहुत कम गिरती है, लगभग सेम बनी है। तो हाइड्रेशन एनर्जी लपक के तेजी से गिरती है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि हमने कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लिया, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, करेक्ट। ये एग्जाम्पल हो गया बेटा, ठीक है बच्चों। ऐसे करके आप मार तमाम एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मैंने 1A के साथ भी लिख देते हैं, Li, अच्छा 1A के साथ नहीं लिख रहा हूँ तो ये रहने दो, है ना। ये हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। अब सुनना, इनमें एक्सेप्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट 1A में देखा जाए तो ज्यादातर लार्ज साइज एनायन के लिए सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो फॉर 1A, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड
sulfate are exceptions. Are exceptions. That is, solubility increases down the group. 2A में यदि देखा जाए तो oxalate is an exception. Oxalate is a exception. इन सब में क्या होगा बेटा? एक्सेप्शन का मतलब इनका ऑर्डर कैसा हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो मैं लिख दूंगा CS2CO3 more than Rb2CO3 more than K2CO3 more than Na2CO3 more than Li2CO3. ठीक है बेटा, इसी प्रकार एक इधर फिक्स कर देंगे, जगह है यहाँ पे थोड़ी सी। तो एक और एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी पे उतार लेना। ये एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। जैसे कि मैं बाइकार्बोनेट का लेता हूँ, CHHSO3 more than RbHCO3 more than KHCO3 more than NaHCO3 more than LiHCO3। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, CS2SO4 more than Rb2SO4 more than K2SO4। आगे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने बोला है ऑक्सिलेट इज अ एक्सेप्शन इन 2A, तो 2A में यदि ऑक्सिलेट एक्सेप्शन है तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इन सब के एग्जाम्पल ये वाले हो गए। इसका एक्सेप्शन ये चौथे पॉइंट है, ये वाला एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो बेरिलियम ऑक्सिलेट, अब आप बोलोगे सर आपने बोला एक्सेप्शन है तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा बेरियम क्यों नहीं चाहिए? तो एक्सेप्शन है लेकिन बेरिलियम एक्सेप्शन नहीं है। इसके बाद है BaC2O4, उसके बाद SrC2O4, उसके बाद CaC2O4 और उसके बाद MgC2O4। देखो कितना सरल हो गया बेटा। स्मॉल साइज के लिए डाउन द ग्रुप क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड चल रहा है, सिर्फ 1A और 2A की बात होनी है, क्योंकि इधर ही आयनिक कंपाउंड मिलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपने सुना स्मॉल साइज के लिए डाउन द ग्रुप क्या होती है? स्मॉल साइज के लिए डाउन द ग्रुप ली इंक्रीज होती है, क्योंकि ज्यादा तेजी से कौन गिरा था? ज्यादा तेजी से कौन गिरा था? यार तुम लोग क्वेश्चन कम पूछो, मेरा जवाब दो। ज्यादा तेजी से कौन गिरा था? जब सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ी थी तो ली ज्यादा तेजी से गिरा था। करेक्ट है। उसके बाद लार्ज साइज के लिए क्या हुआ था? लार्ज साइज के लिए क्या हुआ था? सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हुई थी। कौन ज्यादा तेजी से गिरा था? ही ज्यादा तेजी से गिरा था। अब ये हो गया खत्म। अब आए एक्सेप्शन। 1A में एक ही एक्सेप्शन, जब आपने स्मॉल साइज में देखा तो एक ही एक्सेप्शन देखा था, वो बेरिलियम फ्लोराइड वाला था। लार्ज साइज में एक्सेप्शन मार तमाम है। 1A में ज्यादातर लार्ज साइज आयंस की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? बढ़ती है। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट, ये तीन बिल्कुल रेगुलर बुक के एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिए। ठीक है बेटा, क्लियर थी बात सब लोगों को? और ऑक्सिलेट 2A में एक्सेप्शन है, लेकिन बेरिलियम ऑक्सिलेट फिर भी एक्सेप्शन नहीं। हो गई बेटा सॉल्युबिलिटी इतनी सारी याद करा दी, आपकी सब बन जाएगी। इसके अलावा जो सॉल्युबिलिटी आई है एग्जाम में, वो सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर से आई है। इस चैप्टर से सॉल्युबिलिटी एक्चुअली एग्जाम में बहुत बहुत रेयर चांस है कि आए। सॉल्युबिलिटी जब भी आती है सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर से आती है, लेकिन वो सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर क्लासेस में पढ़ाते नहीं। समझे आप मेरी बात? तो सॉल्युबिलिटी जब भी पूछते हैं मोस्टली इट इज आस्क्ड फ्रॉम दैट चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, अभी आप ये पढ़ लो। यूनिट क्या होती है सॉल्युबिलिटी की? बेटा मोल पर लीटर, जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वही सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है बेटा। मोलैरिटी, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, ये सब सॉल्युबिलिटी की यूनिट्स। आप चाहो तो ग्राम पर लीटर में डिफाइन कर दो, चाहो तो मोल पर लीटर में डिफाइन कर दो। नॉर्मली मोल पर लीटर में, स्टैंडर्ड यदि बोले तो मोल पर लीटर में डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। इसमें एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में पूछा हुआ है जो कि इस चैप्टर से नहीं है चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस से है। मैं आपको लिखा देता हूं, नहीं तो आपसे वो बनेगा नहीं, लेकिन वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। उसको समझाया जरूर गया है फजन रूल के आधार पे, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आप अपनी कॉपी पे कहीं पे दर्ज कर लेना इस बात को।
एक फैक्ट बोलेंगे, Na2S इज मोर सॉल्युबल देन ZnS, मोर सॉल्युबल देन Cu2S। लेकिन वो ये चैप्टर नहीं बेटा, वो चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस। कहीं पे लिख लो Na2S मोर देन ZnS मोर देन Cu2S, वहीं पे बगल में लिख लो चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस। यदि आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने एक्स्ट्रा क्लास आपको पढ़ाई तो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा जो सॉल्ट एनालिसिस सॉल्युबिलिटी वाली पार्ट है। नॉर्मल 11th की क्लास में तो मॉड्यूल में दिया ही नहीं है तो नहीं चलेगा, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा आपके लिए मेहनत करूंगा थोड़ी सी, उसमें ये पार्ट आपको पढ़ा दूंगा, तब फिर से याद कराऊंगा कि एक जमाने में मैंने आपसे सॉल्युबिलिटी की बात करी थी। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो, ये हो गया सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। अब अपन आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके एक टर्म है ना, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो पढ़ा देता हूं। ये जो शब्द है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तुम लोगों ने 10th क्लास में शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा, जहां पे तुमने कूलम्स, और अभी भी पढ़ा होगा 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, जब आपने पढ़ा होगा कि अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। अच्छा वो लिख लो ना, Na2S मोर देन ZnS मोर देन Cu2S, Na2S मोर देन ZnS मोर देन Cu2S, बस अब 4 बार बोल दिया और नहीं बोलूंगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो तुमने एक जमाने में पढ़ा होगा कि अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इनफैक्ट, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस को कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करता है, जिसमें वो बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है K Q1 Q2 by R square, where R is distance between the two point charges। K को वो लोग डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन डिफाइन करते हैं इनफैक्ट Q1 Q2 by R square, है ना। और हम इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब जब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते तो एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, क्योंकि बीच में अपन वैक्यूम कंसीडर कर लेते हैं, या एयर या वैक्यूम एक ही चीज मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अपन 9 × 10 की पावर 9 लिख देते हैं, है ना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। और यदि मैं कैलकुलेट करूं एप्सिलॉन नॉट की सिर्फ वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पाई 9 × 9, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या है 4 पाई है ना, सो 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 9, एक्सप्रेशन काच रही होती 9, 8.84 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 × 10 की पावर 9। तो एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की लगभग कैलकुलेट होके आ रही है 8.85 × 10 की पावर -12 समथिंग लाइक दिस। यदि मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला, 12 तो नहीं आनी चाहिए थी यार, 12 आ रही है क्या? हाँ 12 भी आ रही है। 9 एक्सप्रेशन 9 × 4 × 3.14 का इनवर्स, हाँ 12 भी आ रही है, ठीक है ना, ये कुछ वैल्यू इसकी आ रही है, खैर उससे ज्यादा मुझे मतलब नहीं है। इसको हम परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा, फिजिक्स में आता है ना। अब क्या होता है, फिजिक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करती है, फिजिक्स में जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे तब जाकर के वो आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का कांसेप्ट, डाइलेक्ट्रिक का कांसेप्ट वो आपको पढ़ाएंगे, है ना। कैपेसिटर बनाने में बड़ा बढ़िया मजेदार कंसेप्ट है, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं खोल सकता हूँ, यदि आप 12th पास आउट होते तो मैं आपको रिलेट करके बता देता। खैर क्या होता है, जब आप किसी मीडियम में डालते हो, किसी मीडियम में जब आप आयंस को डालते हो, तो ये जो वैल्यू है फोर्स की, ये एप्सिलॉन नॉट वैल्यू जो इधर आ रही है, ये वैल्यू है वैक्यूम में। लेकिन क्या हर मीडियम में वैल्यू सेम होगी? नहीं। क्या हर मीडियम में वैल्यू सेम होगी? नहीं। जब वाटर के अंदर डालते हो तो वाटर के अंदर ये वाली वैल्यू 81 टाइम्स ज्यादा आती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस डिक्रीजेस इन वाटर बाय 81 टाइम्स। बोलो बेटा, जब इसकी वैल्यू मान लो x है, तो वाटर के अंदर इसकी वैल्यू 81x हो जाती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स कम हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा किसके लिए?
वाटर के अंदर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है, वो जो वैक्यूम में जो आती है वैल्यू, उससे 81 टाइम्स ज्यादा आती है। इनफैक्ट फिर एप्सिलॉन तब यूज होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता। लेकिन फिलहाल अपन फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपको सिंपल सिंपल लिटिल स्टार बात समझ में आ गई होगी। मीडियम, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई ये करूं, दो चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन मीडियम जिस हद तक रोकता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझे बात को? जैसे मान लो अपने देश में दो चार्जेस हैं और वो आपस में मिलने वाले हैं। मान लो अपने देश में दो चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, वो आपस में मिलने वाले हैं। पूरा समाज है उसको रोकने के लिए। बोलो हो, बोलो हो। क्लियर है? हमारे समाज की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू एक है, ठीक है बेटा। और जो मान लो ये दोनों चार्जेस उठ के पाकिस्तान चले जाएं, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ज्यादा है। समझे आप मेरी बात? वहां पे और ज्यादा है। पाकिस्तान के भी कबीला वाले एरिया, वहां पे तालिबान का एरिया, वहां पे चले जाए, और ज्यादा है। करेक्ट है? वो उठ के इधर से अमेरिका चले जाए, कम है। कब है? दोनों उठ के स्पेस में चले जाए, चंद्रमा पे चले जाए, रोकने वाले ही नहीं है कोई। वैक्यूम है। बेहतरीन पिक्निक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो हर मीडियम का अपना एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हर मीडियम का अपना एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। हर मीडियम की अपनी एक क्षमता होती है दो चार्जेस के मिलने को रोकने की। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुम इतने भोले और सीधे और मासूम हो कि तुम्हें लग रहा है ये कौन से चार्जेस हैं। आ गया समझ में बेटा? आ गया समझ में? तो मीडियम जो करता है, ठीक है ना? अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। ये फिजिक्स ऐसे डिफाइन करता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। फिजिक्स ऐसे डिफाइन करता है, दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन को जिस हद तक मीडियम रोक देता है उसको अपन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट द्वारा डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? केमिस्ट्री कैसे डिफाइन करती है वो भी समझना। ये तो फिजिक्स अभी मैंने आपको बताई है। यदि आप और पढ़े लिखे होते तो और बढ़िया फिजिक्स बताता है इसकी। लेकिन जितने आप पढ़े लिखे हो उसमें मैंने आपको फिजिक्स बता दी, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके। ठीक, अब केमिस्ट्री बताता हूँ। केमिस्ट्री क्या कहती है? केमिस्ट्री कहती है द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयंस, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयन। बेटा आप कभी भी यदि पढ़ोगे तो मोर बेसिक रीजन सदैव केमिस्ट्री में मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री जिस लेवल पे ऑपरेट करता है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, एटम के लेवल पे ऑपरेट करता है। तो एबिलिटी ऑफ मीडियम टू न्यूट्रलाइज चार्जेस प्रेजेंट ऑन आयंस, भाई तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, क्योंकि मीडियम ने क्या किया? चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। आना बोलना पड़ेगा। मीडियम ने क्या किया? ज्यादा फील आ रही है बेटा इसमें, ज्यादा फील आती है इसमें, है ना? जैसे क्या हुआ, आपका नाम था NaCl, आपका नाम था NaCl, इस डिब्बों के अंदर NaCl को डाला। जब इस डिब्बों के अंदर NaCl को डाला तो बेटा Na प्लस अलग हो गया और Cl नेगेटिव अलग हो गया। जब ये अलग हुए तो वापस से कंबाइन हो सकते थे, लेकिन वाटर इनके चारों तरफ आ गया और उसने इनके साथ में बॉन्ड बना लिया। जब वाटर इनके चारों तरफ हाइड्रेशन करेगा और बॉन्ड बनाएगा तो वो Na प्लस और Cl नेगेटिव के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि वाटर अपोजिट चार्ज वाले एंड से इनकी तरफ आ रहा था। याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था। Na प्लस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था? O नेगेटिव। और Cl नेगेटिव को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा था? H प्लस। तो वो इनके चार्जेस को क्या करेगा? खत्म करेगा। और यदि चार्जेस खत्म होंगे तो अट्रैक्शन खत्म होगा। आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार। यदि चार्जेस खत्म हुए तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा। तो चार्जेस कम हुए तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये इसके अट्रैक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। चार्जेस कम हुए, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इस तरीके से जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एबिलिटी होगी टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयन, और उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। क्योंकि यदि आपने चार्ज ही खत्म कर दिए, यदि आपने चार्ज ही खत्म कर दिए तो फिर अट्रैक्शन कैसे होगा? यार मीडियम ने उनका चार्ज ही खत्म कर दिया ना भाई यार। उनमें प्रेम का जो कारण था, कारण ही खत्म कर दिया ना मीडियम ने। जब कारण ही खत्म कर दिया, जब चार्ज ही नहीं बचा, अब चार्ज ही नहीं बचा तो काय का अट्रैक्शन? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। आ गया समझ में बेटा? सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है, चार्ज ही खत्म कर दो। समझे आप मेरी बात को? परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन, खत्म चार्ज। ठीक, तो दिस इज लाइक दिस। मोर द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
more the value of dielectric constant, more the value of dielectric constant, more is solubility, more is solubility. ठीक है बेटा, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिए होंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इन्हें नहीं दिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूं वाटर है, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज मॉड्यूल में दी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं दी है क्या? जैसे वाटर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, अब ये तो शायद आगे दी होगी, कहीं ना कहीं तो दी होगी, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ बीबी फीबी बना के कहीं तो दे दिया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहीं नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, कोई बात नहीं। जैसे वाटर की अल्कोहल से ज्यादा होती है, ईथर से ज्यादा होती है, ठीक है बेटा, और वाटर से भी ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड की होती है, ठीक है बेटा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जनरली अपन यूज नहीं करते, खुद रिएक्ट करने लग जाता है सॉल्ट के साथ में, है ना, या उसको ऑक्सीडाइज करने लग जाता है, तो ये यूज नहीं करते अपन, ये यूज करते हैं। इसलिए बेटा वाटर ज्यादा अच्छा मीडियम होता है सॉलिबिलिटी के लिए, क्योंकि इसकी डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। समझ ला, समझ ला, वाटर की डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है थोड़ी सी, एज कम्पेयर टू अल्कोहल, एज कम्पेयर टू ईथर। तो इतना आप लिख लो, उसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, फजन्स रूल। फजन्स रूल में पोलराइजेशन आ जाएगा, ठीक है, सरल है वो भी। बस यही है लास्ट टॉपिक, पोलराइजेशन जो है। मिटाओ इसको, शैला मिटाओ दिस बेटा, धनाधन कम ही लिखा था यहाँ पे, है ना। अब आप लिखो फजान्स रूल, FAZAN, फजान्स रूल। बेटा ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं, इन पे बहुत ज्यादा सच अपन को ध्यान नहीं देना है। कोई ऐसे आता नहीं है एग्जाम में अपन को रटा हुआ कि किसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमें कोई ऐसा सच मतलब नहीं है। और समय के साथ आप सब्जेक्ट में बात समझ भी जाते हो कि किसमें सॉलिबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। जिनमें अट्रैक्शन दो चीजों में ज्यादा होगा, वहां सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, पर बहुत ज्यादा कुछ रेलेवेंस नहीं है, इसलिए उसकी फैक्ट्स पे मत जाओ। बहुत लिमिटेड फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फैक्ट्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फैक्ट्स। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फजन्स रूल पे। फजन रूल क्या बोलता है? फजन्स रूल, ठीक है, बहुत सिंपल है, सरल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें यदि हम देखें तो इट डिस्क्राइब्स द कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए आयोनिक बॉन्ड। बेटा एक बार मैंने आपको पढ़ाया था, देखें आप में से कौन बताता है इस बात को, कौन सी चीज, कौन सी चीज, नहीं, इंडियन इंडियन नहीं था, सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। कौन सी चीज जो है वो, अब खुशी इसका आंसर देना बेटा, है ना, जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर दिया करो, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक, जो मैं पूछूं उसका आंसर दो, उससे सेलेक्ट हो जाओ। कौन सी चीज बताती है आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड? आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी चीज बताती है? ये है कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा फैक्टर बताता है, मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखें आप में से कौन बताता है। नहीं खुशी, गलत है बेटा, अनन्या गलत है। हाँ हाँ हाँ, अब ये सही आंसर आया एक बच्चे का, लेकिन मैं उसका नाम नहीं पढ़ पाया अनफॉर्चुनेटली। मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया। आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी चीज बताती है, कौन सी चीज इंडिकेट्स आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड? परसेंटेज आयनिक करेक्टर है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, एक बच्चे ने आंसर दिया था ये,
डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में पहली लाइन ये लिखी हुई है, इट इंडिकेट्स परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल और इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। पहली लाइन लिखी हुई है, समझे आप मेरी बात को? आ गया यार? किसी एक बच्चे ने ये आंसर सही दिया था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब फजन रूल पर क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स कोवेलेंट करेक्टर इन अ आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट करेक्टर होगा। इसके पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ बात समझाता हूं। एक बात मैं आपसे बोलता हूं बेटा, 100% आयनिक करेक्टर कभी नहीं होता। 100% आयनिक करेक्टर कभी नहीं होता। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा होता है। मान लो मेरा नाम सोडियम है, मैं डोनर हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है किसको? क्लोरीन को। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस आई बिकम सोडियम प्लस एंड दिस बिकम्स क्लोराइड। करेक्ट है बेटा? करेक्ट है बेटा? होगा क्या बच्चों, ये Na+ जो है और ये जो क्लोराइड है, अब इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव है बेटा। तो आप बोलोगे सर एक ही चार्ज पॉजिटिव था, इतना सारा पॉजिटिव आपने कहां से बना दिया? बेटा वो मैंने चार्ज को फ्रैक्शन में बांट दिया है। ठीक है बच्चों? ऐसे इसके गंजे पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो आपको लग रहा है क्या ये अपनी ओर वापस खींच सकता है इसको थोड़ा बहुत? वंस द पॉजिटिव चार्ज कम्स, वंस द पॉजिटिव चार्ज कम्स। तुमने कभी किसी भिखारी को कोई पैसा वैसा दिया अपनी जिंदगी में? कि नहीं, हरदम लिया ही है, दिया किसी को नहीं? कभी किसी भिखारी को, किसी गरीब आदमी को आपने कुछ दिया है? दिया है? दिया है? चॉकलेट कभी किसी को दिया है गिफ्ट? चॉकलेट, अच्छा बड़ा वाला चॉकलेट, अच्छा बड़ा वाला चॉकलेट, छोटा नहीं वो 1 रुपए का ऐसे ही दे दिया, अच्छा बड़ा चॉकलेट, क्योंकि फील नहीं आएगी छोटे वाले से। छोटे वाले में प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ जैसे कि किसी ने सिल्क दिया है, जब तक आपने सिल्क किसी ऐसे को नहीं दिया है जहां आपका बहुत बड़ा स्वार्थ है। कभी कभी क्या होता है बेटा, स्वार्थ भी बहुत बड़ा होता है ना इंसान का। मतलब सिल्क दे रहा है, लेकिन सिल्क, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ गए ना आप मेरी बात को? हाँ, जैसे समीर ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया, लेकिन समीर बर्थडे पे गिफ्ट देने के जस्ट बाद क्या मन में ये बात नहीं आई होगी एक सेकंड के लिए, काश मैं ही इसको खा लेता? यार मुझे नहीं लगता, जब तक कि अपना दोस्त कोई बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगता है, गिफ्ट लेना अच्छा लगता है। क्या कहते हो? हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा लगता हो, लेकिन फिर भी देने के बाद 1 सेकंड की लगता जरूर है कि यार न दी होती तो आज मेरी होती। क्या? गिफ्ट। कुछ लोगों को कम लग सकता है, कुछ लोगों को ज्यादा लग सकता है। जैसे तुमने एक भिखारी को 100 का नोट दे दिया, तुम्हारे मन में एक बार ख्याल आया, इस 100 के नोट के मैं 10 समोसे छप्पन दुकान पे खा सकता था। मैंने 100 का नोट दे दिया, मैं भिखारी के पीछे पीछे चल दूंगा, उसने 10 समोसे खरीदे खाने के लिए, 8 मैंने उससे छुड़ा लिए, मैं कहा तू 2 खा, मैं 8 खाता हूँ। समझे कि नहीं समझे बात को? समझे कि नहीं समझे बात को? दे नहीं रहा था, मैं लोट लोट गया, मैं कहा कैसी बात कर रहा है तू? 8 समोसे मैंने उससे छुड़ा लिए, 5 पानी टिक्की उसने पी मेरे दिए हुए पैसे से, 4 तो मैं ही पी गया, एक ही उसको पीने दी। आपने कहा चल ठीक है, चले ला भाई मेरे को पानी पिला दे। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? डिपेंड करता है कि आपके टकले पे कितना चार्ज आया, डिपेंड करता है आपके टकले पे कितना चार्ज आया, और इस बात पे भी डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन ले गया है उसमें भूख कितनी थी इलेक्ट्रॉन के प्रति। बेटा भिखारी से 8 समोसे मैंने छुड़ा लिए थे, समझ रहे हो बात को? भिखारी कमजोर रहा होगा, नहीं तो भिखारी क्या करता? भिखारी भी कहता अब दे दिए दे दिए, अब वापस मत मांगना, दांत तोड़ दूंगा तेरे। तो मैं ज्यादा नहीं खींच पाता, एक आधी समोसा झपट के भाग पाता वहां से। समझे कि नहीं समझे? तो ये डिपेंड करता है इस बात पे, ये तो एक तरह का डिपेंडेंस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपनी खोटी चवन्नी भी चली जाए बेटा, तो भी दुख होता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर रहती बात बेटा? आ रही है सबको बात समझ में? वो मुझे रोज मैसेज भेजता था, भेजती थी, 3 दिन से मैसेज मुझे भेजना बंद कर दिया। बुरा लग रहा है। आई नेवर केयर्ड फॉर हर, आई नेवर केयर्ड फॉर हर, लेकिन फिर भी बुरा लग रहा है। ये मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
नहीं तो आप सोचो कौन थी। समझे कि नहीं समझे बात को? तो 100% आयनिक करेक्टर कभी नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो सामने वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू करता है। अब किसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना, किसमें परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर कितना आ जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जिसको पैसा दिया गया है उसकी पैसा होल्ड करने की पावर कितनी है, और जिसने दिया है उसकी पैसे को वापस खींचने की पावर कितनी है। बोलो हो, बोलो हो। यदि मैंने इलेक्ट्रॉन दिया और मेरा साइज छोटा है और मेरे पे चार्ज ज्यादा है तो मैं इलेक्ट्रॉन वापस खींच लाऊंगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा। यदि मेरा साइज छोटा है और चार्ज ज्यादा है तो मैं वापस खींच लाऊंगा, क्योंकि उस केस में मेरा अट्रैक्शन ज्यादा होगा सामने वाले से। समझना बात। ये क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड है, इसके सामने लिथियम प्लस पड़ा हुआ है और इसके सामने सोडियम प्लस पड़ा हुआ है। आप खुद सोचो, यदि नेचुरल तरीके से सोचोगे तो भाई ये लिथियम प्लस है बेटा, तो ये इतनी दूरी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दिस इज द दूरी ना, दिस इज द दूरी ना जिससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इसमें इतनी दूरी से खींचेगा। ऑब्वियसली दिस दूरी इज लेस देन दिस दूरी, तो इसमें ज्यादा खींचेगा, इसमें ज्यादा खींचेगा। बात समझ में आ रही है? जितना छोटा साइज। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। अब यदि मान लो ये लिथियम प्लस है, इसके स्थान पे हम बेरिलियम प्लस प्लस बना दूं तो उसका साइज तो और छोटा हो जाए, और नजदीक आके खींचेगा वो क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और नजदीक आकर के खींचेगा क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेटा क्या होगा, और ज्यादा खींचेगा। उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा है, उसका साइज भी छोटा है, तो और ज्यादा खींचेगा। मतलब कहने का आपको समझ में आ गया होगा। समझ ला, एवरीबडी समझ ला, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, ये लिथियम प्लस था बेटा और ये क्लोराइड था। अब मैं यदि बोलूं कि लिथियम प्लस तो वही रहा जो है, ये लिथियम प्लस रहा, लेकिन इसके सामने आयोडाइड आ गया, इसके सामने आयोडाइड आ गया, तो आप खुद सोचो बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से खींच रहा है। अब कौन ज्यादा खींचेगा? अब कौन ज्यादा खींचेगा? लिथियम प्लस ज्यादा खींचेगा आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को। बेटा फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन जब तुमने इधर देखा तो इसके न्यूक्लियस के कंट्रोल में इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो जब ये अपनी ओर खींचेगा तो उतना नहीं खींच पाएगा जितना इस केस में खींचेगा। यदि फ्लोराइड होता तो और कंट्रोल होता, और कम खींच पाता। अरे बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। वो मान लो, मान लो क्यारा अपने घर में रहती है, मान लो क्यारा अपने घर में रहती है और उसकी स्ट्रिक्ट माँ भी उसके साथ रहती है, तो मेरे लिए क्यारा से मिलना मुश्किल पड़ जाएगा यार। क्या कहते हैं? मेरे लिए क्यारा से मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन क्यारा मुंबई में रहती है और कोई उसके आसपास नहीं रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इट इज मोर इजियर फॉर मी, क्योंकि इस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरे केस में उसकी माँ कंट्रोल कर रही है, तो जब एनाइन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंट्रोल में, और जब एनाइन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर है, तो सामने वाला उसको ज्यादा खींच सकता है। क्या तुम लोग को फील आ गई? तो अब मैं कंसेप्ट, अब केमिस्ट्री के एग्जांपल बता देता हूँ। फील आ गई सब लोगों को? बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम ना, 99% टाइम, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको पहले से आता है, सिर्फ आपकी भाषा में आपको पता होना चाहिए, खत्म। और दूसरी बात, याद करना पड़ता है। मेहनत, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता भाई, कोई तोड़ नहीं होता मेहनत का। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गया आप मेरी बात को? एज सिंपल एज दैट। मेरा लड़का है बेटा, वो ओलंपियाड सॉल्व कर रहा था अभी, ठीक है ना। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आया वो उस पर अटक गया। मैंने उसको टेबल दी है याद करने के लिए, 3 दिन से उसने टेबल याद नहीं किया, और मैंने उसको एक मूल मंत्र बताया था, यदि तू टेबल को 100 बार लिख लेगा, मेरे को लगा 50 बार ही लिख ले, तो तेरे को टेबल रट जाएगी। लेकिन वो उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि इसको 100 बार लिखना पड़ेगा। ही सेज दैट इतनी बार कौन लिखता है? बट रियलिटी ये है कि जब 100 बार लिख लेगा तो उसको टेबल वैसे ही याद रहेगा जैसा मेरे को याद है। मैं बोलूंगा 8 छिक्का 48 खत्म नीचे, वैसे उसको भी याद आएगा। तो वो जब तक इस फैक्ट से भागेगा तब तक वो आगे का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, ये बात तय है। समझ गया आप मेरी बात को? नहीं बेटा, वो तो फर्स्ट क्लास में, अभी वो सेकंड क्लास में आया है, तो ओलंपियाड ऑफ सेकंड क्लास मैथ सॉल्व कर रहा है, मैथ्स ओलंपियाड सॉल्व कर रहा है। बट द थिंग इज दैट कि वो जब तक उसको टेबल्स को रट नहीं लेगा तब तक उसकी स्पीड ऑन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं बढ़ सकती। उसको बताने के और भी तरीके, लेकिन मैं चाह रहा हूं वो फास्ट करे,
लेकिन फास्ट करने के लिए उसको ये टेबल आना जरूरी है। जब तक वो इस फैक्ट को एडमिट नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। जिस दिन एडमिट कर लेगा उस दिन आगे बढ़ जाएगा। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बोलो बेटा। तो जिस दिन आप इस फैक्ट को एडमिट कर लोगे, इस फैक्ट को कि मेहनत खुद करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, 50-50 बार रिवाइज करना पड़ेगा, उस दिन आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। और जब तक इस फैक्ट से भागोगे तब तक नहीं आएगा। एक से एक जादूगर लोग मिलेंगे, झूठ बोलने वाले मिलेंगे, अच्छा बोलने वाले मिलेंगे, मुस्कुरा के बात करने वाले मिलेंगे, नहीं डांटने वाले मिलेंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। फ्लड तो कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अंतिम सत्य वही है कि अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से 2-3 दिन से ये बात कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, यदि मेहनत नीचे चली गई है तो उसको बढ़ा लो, क्योंकि दूसरा कोई तरीका होता ही नहीं है। आजकल टीचर्स का ये फेवरेट स्टेटमेंट है कि वो क्लास के अंदर जब आते हैं तो पहली बात बोलते हैं, मेरे पे छोड़ दे बेटा, मैं सब करा दूंगा। अरे यार बाबा, प्लीज माफ कर दो यार, ऐसी गंदी बातें मत किया करो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम करा दो। बच्चा है जो करता है, इस फैक्ट को एडमिट करना ही पड़ेगा 100% टाइम। बच्चे को जितनी जल्दी बता दो उतना अच्छा है, क्योंकि वो भुलावे में पड़ा रहेगा। तो आप भुलावे में मत रहो, मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो हाउ, मेहनत करनी पड़ेगी। जो थोड़ी शिथिलता आ गई है पढ़ने में उसको दूर करना पड़ेगा, जो थोड़ी शिथिलता आई है पढ़ने में उसको दूर करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात को समझो, करो जल्दी जल्दी, झटापट फटाफट। एग्जाम में कोई इधर उधर की बात होती नहीं है यार। अरे इसमें क्या नोट करोगे यार, सिर्फ गंदे गंदे डायग्राम बने फील वाले, है ना। अब मैं आपको दो शब्दों से इंट्रोड्यूस कराता हूं। एक शब्द होता है पोलराइजेशन और एक होता है पोलराइजेबिलिटी। आपके जीवन में ये शब्द हैं, बस आपको किसी ने बताया नहीं कि इस फिनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं और इसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताता हूं बेटा, क्या बताता हूं। अर्ज किया है कि किसी की ओर झुक जाना, बाबा बाबा बाबा, किसी की ओर झुक जाना इस पोलराइजेशन, किसी की ओर झुक जाना इज पोलराइजेशन। ठीक है बेटा। और किसी को अपनी ओर उल्टा बोल दिया यार मैंने, शेर ही गलत बोल दिया यार, तभी मैं मेरे शेर में वो फील नहीं आ रही थी मेरे को बोलने में। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, लेट मी कैंसिल दिस शेर, ये वाला शेर कैंसिल। ठीक, दूसरा शेर, दूसरा शेर, दूसरा शेर। अर्ज किया है किसी की ओर झुक जाना, किसी की ओर झुक जाना इज पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू गेट पोलराइज। किसी की ओर झुक जाना इज पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू गेट पोलराइज। और किसी को अपनी ओर झुका लेना इज पोलराइजिंग पावर। किसी को अपनी ओर झुका लेना इज पोलराइजिंग पावर। तुम्हारी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, मेरा पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, आओ मिलके बॉन्ड बनाए। क्या कहते हो यार, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मेरी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं अपनी ओर खींच पाऊंगा, वरना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके न्यूक्लियस के कंट्रोल में था। आप इलेक्ट्रॉन खींचने गए, माँ ने वहां से चप्पल फेंक के मारी, बन गया बॉन्ड, है गए कचरे। ठीक है बेटा, आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। दो शब्द हैं बस, दो शब्द हैं बस। एक शब्द क्या है, एबिलिटी टू गेट पोलराइज, मैं उसकी ओर झुक गया, मैं ईश्वर की ओर समर्पित हो गया। पोलराइजेबिलिटी, ईश्वर ने भी मुझे मिलने के लिए बुलाया कॉलोनी में, है ना, ज्यादा दूर नहीं भैया यार। क्लियर है आपको इतनी बात, नहीं तो आप समझ रहे हो बात को, आजकल जमाना भी खराब चल रहा है। क्लियर है बेटा। तो द थिंग इज दैट अपनी ओर झुकाना मतलब अपनी ओर खींचना इज पोलराइजेबिलिटी। ईश्वर छोड़ो यार, ये धार्मिक बातें समझ में नहीं आती ज्यादा। मैं आपको एक बात बोलूं, वो वाली बातें ज्यादा समझ में आती है। क्लियर है बेटा। क्यारा मुझे रोज गिफ्ट भेजती है, क्यारा मुझे रोज गिफ्ट भेजती है, और मैं भी क्यारा के लिए रोज
फूल लेके जाता हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये बात ज्यादा समझ में आई, ये बात ज्यादा समझ में आई। मैं उसके फ्लैट के बाहर खड़ा होकर के तरह तरह के नृत्य करता हूँ, नृत्य परफॉर्म करता हूँ, वो देख के खुश होती है। दिस इज माई पोलराइजिंग पावर, ये मेरी पोलराइजिंग पावर और वो उसकी पोलराइजेबिलिटी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। जब, क्या सबको समझ में आ गया बेटा? क्या सबको समझ में आ गया? इस पूरे फिनोमेना को, ये जो पूरा ड्रामा चला है, जो मैंने और क्यारा ने मिलके किया है, उस ड्रामे को बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, polarization consists of two terms, that is polarizability and polarizing power. मेनली पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनाइन की होती है। एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सामने वाले को दे देना, वो किसकी होती है? एनाइन की, क्योंकि एनाइन का गप्पू साइज होता है। गप्पू साइज मतलब बड़ा साइज होता है। और पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? वो कैटाइन की होती है बेटा। हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा, वो किसकी होती है? कैटाइन की होती है। तो यदि मैं आपसे ये बोल दूं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, और मैं बोलूं कैटाइन का साइज जितना छोटा और चार्ज जितना ज्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा, बोलो हाउ? कैटाइन का साइज जितना छोटा, चार्ज जितना ज्यादा, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा, बोलो हाउ? एनाइन का साइज जितना बड़ा, एनाइन का साइज जितना बड़ा और चार्ज भी ज्यादा। अब आपको लग रहा हो चार्ज कम, चार्ज कम नहीं बेटा, क्योंकि एनाइन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज गप्पू होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो पोलराइज हो सकती है बेटा। क्या बात समझ में आ गई सब लोग को? क्या बात समझ में आ गई सब लोग को? क्लियर है? यदि ये दो चीजें आपस में मिल गई तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने अपनी ओर वापस खींच लिया है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने अपनी ओर वापस खींच लिया है। तो पोलराइजिंग क्या हो गया? तो पोलराइजेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। आई होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ बात को। यही है बेटा फजंस रूल, और कुछ नहीं है इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, यही फजंस रूल। चलो अब लिख भी देते हैं, और यदि नहीं लिख पाए तो आप लिख लाओगे, कुछ होमवर्क दे दूंगा। अभी समय हमारे पास थोड़ा बहुत हो गया, 8 हो गया अभी तो समय है। तो हम फजंस रूल मैंने लिखा था, तुम लोग क्या लिखा था? हाँ, अब लिखते अपन पोलराइजेशन। इधर लिखता हूं मैं टॉपिक पोलराइजेशन, वही फजंस रूल के ब्रैकेट में ही लिख लेना पोलराइजेशन। तो लिखा इट इंक्लूड्स टू फिनोमेना। नंबर 1, पोलराइजिंग पावर। It is ability of cation मेनली, मैं मेनली इसलिए बोल रहा हूँ एनाइन भी ऐसा काम करेगा, उसके पास भी तो न्यूक्लियस है, एनाइन भी ये काम करेगा, उसके पास भी न्यूक्लियस है बेटा, लेकिन वो उसका न्यूक्लियस काफी दूर होता है। मतलब यदि एनाइन का साइज इतना गप्पू होता है ना बेटा, तो उसका साइज बड़ा होने के कारण एनाइन का न्यूक्लियस काफी दूरी से पुल करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। देखो ये कैटाइन और ये एनाइन, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसका न्यूक्लियस खींचेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, लेकिन डिफरेंस समझो, ये इतनी दूरी से खींचेगा और ये मात्र इतनी दूरी से खींचेगा, तो कैटाइन ज्यादा खींचेगा, प्लस इसका कंट्रोल अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ज्यादा है, इसका कम है। तो मेनली जो पोलराइजिंग पावर होती है वो इसके खींचने की एबिलिटी होती है, खींच ये भी सकता है लेकिन मेन एबिलिटी कैटाइन की होती है। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोग को बेटा? मेरी बात समझ में आई ना? मेन एबिलिटी कैटाइन की होती है ना। तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन दोनों में होता है, लेकिन मेनली पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर कैटाइन एंड पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड फॉर एनाइन। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया तुम लोगों को ये बात? हाँ, जब तुम ह्यूमन को पढ़ोगे ना,
तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। देयर लाइज अ फीमेल विद इन एवरी मेल एंड देयर लाइज अ मेल विद इन एवरी फीमेल। फिलॉसफी में इस बात को बोलते हैं। इसलिए आप शिव जी की जब तस्वीर देखते हो तो आपको वहां पे कैसे दिखाई देते हैं? शिव जी की तस्वीर देखोगे तो आधे में पार्वती जी दिखाई देती हैं और आधे में शिव दिखाई देते हैं। उसका रीजन है देयर लाइज अ फीमेल विद इन द मेल एंड देयर लाइज अ मेल विद इन द फीमेल। देयर इज नथिंग लाइक मेल एंड फीमेल, देयर इज मेलनेस एंड फीमेलनेस। और जब बायो में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो यू विल डिस्कवर दैट द सेम हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन द फीमेल्स एज वेल एज द मेल। द डिफरेंस इज ओनली दैट ऑफ क्वांटिटी। किसी में एक ज्यादा हो रहे हैं, किसी में कुछ ज्यादा हो रहे हैं हार्मोन, किसी में कुछ कम हो रहे हैं हार्मोन, बस ये वाली बात है। बाकी टेस्टोस्टेरोन मेल में भी होता है, टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है, एस्ट्रोजन मेल में भी होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में भी होता है। समझ ला, समझ ला, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बात क्लियर है? ओके। तो हम बने तो उसी चीज के एटम्स के, तो वहां भी इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटायन मेनली टू बा 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 it is the mainly of cation mainly to polarize electron density of anion towards itself। ठीक है बेटा। polarizing power is directly proportional to charge on cation and inversely proportional to size of cation, size of cation। एग्जाम्पल, लिथियम प्लस की पोलराइजिंग पावर सोडियम प्लस से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम +3 की पोलराइजिंग पावर Mg+2 से ज्यादा होगी Na+ से ज्यादा। ठीक बेटा, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट, पोल है राय जे बे ले टी। इट इज द एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है बेटा, इट इज द एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। मंडे से अपन केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सीरीज चलाएंगे, मतलब रोज एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो क्विज 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 करेंगे रोज, है ना, रोज एक क्विज करेंगे रात, जिससे कि हम लोग जो है वो काम कर पाए, है ना, ऐसा है। तो इट इज द एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड, या होगा तो डाउट लगा लेंगे, 10-15 मिनट का डाउट लगा लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इट इज द एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? इट इज द एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है, पर आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, पहले आप लेक्चर बहुत ढंग से पढ़ोगे, पहले लेक्चर बहुत ढंग से पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब मैं रात को आपकी 15 मिनट क्लास लगा दूंगा डाउट की। आप फट दी से मेरे को भेज देना, मैं फट दी से लैपटॉप पे ट्रांसफर करके 15 मिनट के अंदर उस टॉपिक के डाउट क्लियर कर दूंगा। अपना एकदम काम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम मस्त। ठीक है ना। Polarizability, it is the ability to get polarized, it is the ability to get polarized। it is phenomena mainly showed by, जब भी मैं मेनली लिखता हूं मतलब काउंटर वाला भी करता है, mainly showed by ni and polarizability is directly proportional to charge, inversely proportional, directly proportional to charge and directly proportional to size। एग्जाम्पल यदि बात करें तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयोडाइड इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड इज ग्रेटर देन फ्लोराइड। ये साइज वाला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल में आ जाएगा P3 नेगेटिव
more than S2 negative more than chloride। ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा इतनी बात। अब आएगा इसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो तो मैं 1 सेकंड में करा दूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट को लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिंगल लाइन में सब कुछ सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया है। कल की क्लास में मेरे को आधा घंटा लगभग लगेगा अभी, और अपन फिर केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक चालू कर सकते हैं। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, 4 मिनट बाकी है, जल्दी से लिख लो बेटा, झटापट फटाफट। धड़न लिख लिया सब लोगों ने। अब बेटा यदि इन दोनों फिनोमेना को कंबाइन कर दिया जाए, बोथ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी कंबाइन टुगेदर, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। समझे? दोनों को मिला के, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर, इन दोनों फिनोमेना को मिला के पोलराइजेशन होगा। ठीक है बेटा, दो दिल पोलराइज हो रहे हैं मगर चुपके चुपके। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इन्वॉल्व्स बसपन का प्यार, बिल्कुल सही, बसपन का प्यार, एकदम करेक्ट है। एक पोलराइजिंग पावर है की, और दूसरे की पोलराइजेबिलिटी है। चलो और ज्ञान की बातें करते हैं। आज मुझे खंडेलवाल साहब नहीं दिखे। आए हैं खंडेलवाल जी? अभी तो पीरियोडिसिटी के क्वेश्चन कितने आएंगे नहीं आएंगे बेटा मेरे को पता नहीं बच्चे, मैंने पेपर देखा नहीं। और मेरी समझ में आप लोगों ने पूरा चैप्टर पीरियोडिसिटी पढ़ लिया होगा अच्छे से ना। पीरियोडिसिटी से जो पेपर आने वाला है वो डिप्लोमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल से ही आएगा, ऐसा आई वॉज इन्फॉर्म्ड। समझ रहे बात को? पर पेपर मैंने नहीं बनाया, आई डोंट नो, पर मुझे ये इन्फॉर्म किया गया था कि सर डिप्लोमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल से ही आएगा पेपर, ऐसा है। बाकी आई कैन नॉट गारंटी यू दैट, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या बोला, सब पढ़ लो आप। इन जनरल होता है यही, जो सिलेबस डिफाइन होता है पेपर उसी से आता है ना। टाइम हो गया? अरे ओहो हाँ यार, टाइम तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा बोर्ड साफ कर दिया एंड में मैंने। तो आज के लिए विराम लेते हैं। सुस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अब अपन शायद मंडे को मिल रहे हैं, मंडे को मिल रहे हैं ना। ऑल दी बेस्ट फॉर द टेस्ट। अभी मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास अभी आपकी नहीं लूंगा क्योंकि आपका टेस्ट है। मंडे के बाद में अपन प्लान करेंगे, ठीक है ना। बाय बच्चों।